हेलो 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 दोस्तों। तो हम लेकर के आए हैं मुंगेर एंड भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट वीआई प्रश्न जो कि पूछे जाने की संभावनाएं हैं इस बार सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी में। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो कि MJC 2 सेमेस्टर 2 का है मुंगेर एंड भागलपुर यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, इसीलिए हम जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, ताकि आप सबको भी अच्छा लगे, टाइम बचे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। ठीक, उसमें पाई जाने वाली विभिन्न गैसों के विषय में बताइए। ठीक है, अथवा ये क्वेश्चन बोले या ये दोनों में से कौन एक। तो वायुमंडल के संगठन पर एक लेख लिखे, वायुमंडल के संगठन पर। तो चलते हैं उत्तर की ओर। तो उत्तर हो जाएगा, उत्तर पृथ्वी के चारों ओर से जो गैसीय आवरण पृथ्वी के चारों पृथ्वी के चारों ओर से जो गैसीय आवरण घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहते हैं या एटमॉस्फेयर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द एटमॉस्फेयर ग्रीक भाषा के एटमॉस से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है वाष्प। जिसका अर्थ होता है वाष्प शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से वायुमंडल वस्तुतः वाष्प प्रदेश का ही एक रूप है। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आवेशित है और इससे अलग नहीं हो सकता। वायुमंडल में कुल हवा की मात्रा लगभग 6 गुना 10 पर पावर 15, ये होगा 6 गुना 10 पर पावर। कैसे गलत कर दिया है, इसको अभी हम सही करते हैं। ठीक है, 6 गुना 10 पर पावर 15, 6 गुना 10 पर पावर 15। सही कर देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। ये हो गया 1, ये हो गया 5। ठीक है, 10 पर पावर 15, 6 गुना 10 पर पावर 15 टन होता है। ठीक, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा विरल होती है। नवीन वैज्ञानिक अन्वेषण के आधार पर वायुमंडल की ऊंचाई 1000 किलोमीटर से भी अधिक है, किंतु वायुमंडल में हवा का 75% भाग 16 किलोमीटर और 50% भाग 11/2 किलोमीटर तक 11/2 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। पृथ्वी पर इस पतले वायुमंडल की स्थिति वैसे ही है जैसे हमारे शरीर पर त्वचा की श्वसन क्रिया के अतिरिक्त वायुमंडल पृथ्वी के ताप को संतुलित रखता है तथा तथा अंतरिक्ष से आने वाले हल्का पिंडों और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, वायुमंडल से जो हानिकारक पिंड जो गिरता है ना, उससे हमको रक्षा करता है। तो वायुमंडल के विद्यमान होने से प्रत्येक मनुष्य के सिर पर 335 किलोग्राम का वायुभार पड़ता है। 335 किलोग्राम का वायुभार पड़ता है सब मनुष्य के सिर पर। ठीक है, मनुष्य के सिर पर। चलते हैं कोप्य तथा दिलांग के अनुसार, ये वैज्ञानिक है। ठीक है, कोप्य तथा बिलांग के अनुसार वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। देख क्या कह रहा है,
कोपे तथा दिलंग का क्या रहा? वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। सही में गैसों का मिश्रण है वायुमंडल में। तो कौन कौन से मिश्रण है देखते हैं हम। हाँ, त्रिवार्थ, वो तो बोल दिया गैसों का मिश्रण। अब दूसरा आया त्रिवार्थ। त्रिवार्थ क्या कहता है? त्रिवार्थ कहता है, त्रिवार्थ के अनुसार त्रिवार्थ कहता है, त्रिवार्थ कहता है पृथ्वी के चारों ओर फैला गैस का एक विशाल आवरण, जो कि उसका विभिन्न अवयव है, सहस्त्रों मील की ऊंचाई पर तक फैला है। मतलब बहुत ऊंचाई तक फैला है। त्रिवार्थ बोलता है पृथ्वी के चारों ओर फैला गैस एक विशाल आवरण है, जो कि उसका अभिन्न अवयव है, सहस्त्रों मील की ऊंचाई तक फैला है। ठीक है। फिर दूसरा वैज्ञानिक बोलता है, यह भी क्रिचफील्ड, क्रिचफील्ड भी आ गया। ये बोलता है क्रिचफील्ड के अनुसार, मतलब मेरे अनुसार, क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल गैसों झूलते हुए द्रव पदार्थों हुआ ठोस कणों की गहरी चादर है। तो प्रीचर्ड बोल दिया ठोस कणों की गहरी चादर है, जो संपूर्ण पृथ्वी को घेरे हुए हैं, वायुमंडल में विद्यमान शुद्ध, साला हम युद्ध बोल रहे हैं युद्ध नहीं, शुद्ध होगा। वायुमंडल में विद्यमान शुद्ध हवा रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। यह गतिशील, प्रत्यास्था तथा संपीड्य प्रसारणीय भी है। यह अनेक प्रकार के हैं। यह संपीड्य प्रसारणीय है। ठीक है। यह अनेक प्रकार के विकिरणों के लिए पारदर्शी होती है। मतलब ये बोल रहा है ना कि अनेक प्रकार के विकिरणों के लिए पारदर्शी, मतलब आर पार दिख जाना, मतलब चल जाना। पारदर्शी अनेक विकिरणों के लिए पारदर्शी है, मतलब विकिरण जो है आर पार हो जाएगा। तो जल तथा थल से कम सघन होने पर भी इसमें वजन होता है। जल तथा थल से कम सघन होने पर भी इसमें वजन होता है, तथा यह दबाव भी डालती है। प्रतिरोधी भी होने के कारण यह वायुमंडल से बाहर से प्रवेश करने वाले उल्का पिंडों को रगड़ द्वारा नष्ट करता है। क्या बोलते हैं? मतलब प्रतिरोधी होने के कारण वायुमंडल से बाहर से प्रवेश करने वाले, वायुमंडल का बाहर से जो प्रवेश करने वाले उल्का पिंड है। ठीक है। वायुमंडल के बाहर से जो प्रवेश करता है उल्का पिंड, जैसे आकाश से, मतलब वायुमंडल के ऊपर से उल्का पिंड गिरता है, तो छोटा छोटा उल्का पिंड गिरेगा ना, तो हवा जो है ना, हवा से रगड़ाएगा उल्का पिंड, तो धीरे धीरे वह घिसेगा। घिसते घिसते ऐसा टाइम आएगा कि पूरा समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वही होगा, रगड़ द्वारा नष्ट कर देती है। अब वायुमंडल का संगठन वायुमंडल की रचना विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धुएं, धूलकणों आदि से हुई है। ठीक, धुएं आदि से हुई है। नंबर 1, गैस धूलकण आदि से। पहले तो गैस को लेते हैं। ठीक है, पहले गैस लेते हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गया, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन आदि है। इनमें नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जेनॉन निष्क्रिय गैस है। क्या बोल रहा है? इनमें नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जेनॉन निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की मात्रा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प की मात्रा
99.9% मतलब 99.99% है। जिस सब मिला के वायुमंडल में ऊंचाई, अक्षांश, ऋतु तथा समय के साथ गैसों की मात्रा बदलती रहती है। इस दृष्टि से गैसों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। दो वर्ग कौन कौन सा है देखते हैं। एक हो गया अस्थायी गैस, ठीक है, एक हो गया अस्थायी गैस, दूसरा अस्थायी गैस। अब इसका डिफरेंस जान लेते हैं। बीए में डिफरेंस सब देना पड़ेगा, जितना डिफरेंस दीजिएगा उतना बेहतर है, ताकि जो भी क्वेश्चन आपका चेक करेगा ना तो डिप्रेशन देखेगा, डिप्रेशन देख के आपका नंबर नहीं काटेगा। तो चलते हैं डिप्रेशन की ओर। नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन अस्थायी गैसें हैं। इनकी मात्रा वायुमंडल के निचले भाग में लगभग समान रहती है। आर्गन, हाइड्रोजन व नियॉन भी अस्थायी गैस है। आर्गन, हाइड्रोजन व नियॉन भी अस्थायी गैस है, परंतु इनका अनुपात तथा मात्रा अत्यल्प होने के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। 100 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन विलुप्त हो जाता है। जैसे आप पृथ्वी से वायुमंडल की ओर जाइएगा 100 किलोमीटर ना, तो ऑक्सीजन विलुप्त हो जाएगा। इसलिए हवाई जहाज जब ऊपर जाता है तो उसमें ऑक्सीजन रहता है। तथा 125 किलोमीटर के ऊपर नाइट्रोजन समाप्त हो जाता है। 100 गए तो ऑक्सीजन, 100 से फिर 25 किलोमीटर गए तो नाइट्रोजन भी समाप्त हो गया। अस्थायी गैस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व ओजोन अस्थायी गैस। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व ओजोन अस्थायी गैस है। वस्तुओं के अपघटन शैलों के अपक्षय, ज्वालामुखी विस्फोटों तथा मनुष्यों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। मनुष्यों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट तथा मनुष्य द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, ठीक है। वनस्पतियां इनका उपयोग करती हैं। यह सूर्य के किरण पर अधिक प्रभाव डालती है। सूर्य के किरण पर अधिक प्रभाव डालती है। यह पृथ्वी के दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडल में सोख लेती है और उसे अधिक ऊपर नहीं जाने देती है। ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकतम होती है। यह रक्षा कवच की भांति कार्य करता है, ठीक है। यह रक्षा कवच की भांति कार्य करता है। कौन सोख लेती है? ओजोन गैस से। यह सूर्य की विषैली परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सूर्य के परावैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है ओजोन गैस, ठीक है। वैज्ञानिक प्रगति तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए प्रयत्नों के द्वारा ओजोन गैस तेजी से ह्रास हुआ है। सुपरसोनिक रॉकेट से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, रेफ्रिजरेटर प्रणाली तथा एयर कंडीशनरों में प्रयुक्त होने वाला सल्फ्यूरिक कार्बन ओजोन गैस के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। ओजोन गैस के ह्रास के लिए कौन सा उत्तरदायी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन गैस के ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये है CFC। जलवाष्प गैसों के अतिरिक्त आयतन के अनुसार वायुमंडल के लगभग 4% के बराबर जलवाष्प वायुमंडल सदैव विद्यमान रहती है, जो स्थान व समय के अनुसार अत्यधिक परिवर्तनशील संकेंद्रण है। जलवाष्प धरातल के निकट की वायु में सदैव और सर्वत्र न्यून या अधिक मात्रा में पाई जाने वाली आर्द्रता तथा तापक्रम के अनुसार जलवाष्प की मात्रा
तापक्रम के अनुसार जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता रहता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के शुष्क वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ठीक है, इसके ऊपर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम रहती है। वायुमंडल की संपूर्ण आर्द्रता केवल 1% भाग ही 10 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरातल से प्रति सेकंड 1.6 करोड़ टन जलवाष्प वायुमंडल को प्राप्त होती है। यदि वायुमंडल की संपूर्ण आर्द्रता संघनित होकर बरस पड़े तो समस्त भूमंडल पर 1 इंच वर्षा हो जाए। जब किसी निश्चित तापक्रम पर किसी वायु राशि में जलवाष्प की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि वह वायु राशि और जलवाष्प ग्रहण नहीं कर सकती है, उसे संतृप्त वायु कहते हैं। धूलकण गैसों तथा जलवाष्प के अलावा वायुमंडल में अति सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं जो आंख से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें एरोसोल कहते हैं। इनमें धूलकण मुख्य है। वायुमंडल में धूलकणों की मात्रा धरातल के स्वभाव, संरचना, वनस्पति तथा वायु के वेग पर निर्भर करती है। मरुस्थलों के ऊपर की वायु में धूलकणों की मात्रा अत्यधिक होती है। औद्योगिक महानगरों के वायुमंडल में धुएं के कण अधिक पाए जाते हैं। अनेक ज्वलनशील पदार्थ वायुमंडल में धुएं के कणों की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं। धूलकण प्रकाश प्रकीर्णन तथा धुएं के कण आर्द्रग्राही नाभिकों के निर्माण में सहायक होती है। तो हमने अभी कुछ मोस्ट VVI प्रश्न देखे जो कि ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 MJC 2 का है। ठीक है, यह उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा जो कि गांव में है, किताब नहीं ले पा रहे हैं। मतलब जो भी कोई स्टूडेंट है, जैसे कोई किताब नहीं ले पाए, मार्केट दूर में है या किताब उपलब्ध नहीं हो पाया, तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मिल जाएगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। हमारे YouTube चैनल को फाइल खोलें और उसमें ढूंढ लीजिए, बहुत सारा वीडियो होगा, देखिए। इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए तथा लाइक कीजिए, ताकि और भी वीडियो हम डालें। तो कैसा लगा क्वेश्चन? तो वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? बढ़िया ही लगा होगा। ठीक, बढ़िया लगा है तो लाइक कीजिए।